नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्दों का वर्गीकरण लेकर आए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर कहो या स्रोत के आधार पर कहो या इतिहास के आधार पर कहो, सबका अर्थ एक ही होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर शब्द क्या है। शब्द के अर्थ को जान लेने के बाद हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो मित्रों चलिए हम जानते हैं शब्द का अर्थ। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप देख रहे हैं, ये क है, ये ई है, ये ऊ है, ये ल है। यहां पर 4 आप वर्ण देख रहे हैं, लेकिन ये वर्णों का सार्थक समूह नहीं है। कई उल कोई सार्थक वर्ण समूह नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। कहने का मतलब ये है, वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए, तब जाके शब्द बनता है। भले वर्ण एक क्यों ना हो, भले वर्ण 2 क्यों ना हो, या वर्ण ज्यादा क्यों ना हो। जैसे हम लेते हैं अशोक, यहां पर आप देख रहे हैं वर्णों का सार्थक समूह है, क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल रहा है। जिसमें शोक नहीं हो वो अशोक। जैसे मैंने एक वर्ण लिखा है यहां पर आ, ये भी शब्द है, क्योंकि आ का मतलब आने की क्रिया का बोध करा रहा है। आ मतलब इधर आ, तो आ भी एक शब्द है। तो शब्द से तात्पर्य क्या है? एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब एक बात हम और देख लेते हैं, पद क्या होता है? देखिए, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं राम शब्द है, लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा तो ये शब्द चलने लगता है, उसके पद आ जाते हैं, उसके पांव आ जाते हैं। इसलिए उस शब्द को पद कहते हैं जब वो वाक्य में प्रयुक्त होता है। जैसे राम खेलता है, ये पूरा वाक्य है। इस वाक्य में राम प्रयुक्त हो गया, इसलिए ये शब्द नहीं है, ये पद है। पद इसलिए है क्योंकि इस शब्द के पांव आ गए हैं, पद आ गए, क्योंकि ये शब्द है वो चल रहा है। बात स्पष्ट हो गई। शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त ना हो तो शब्द कहलाता है, और जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसका नाम बदल जाता है और नाम पड़ जाता है पद। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। तो शब्द क्या है, पद क्या है? कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है, हम उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। अब हम आते हैं वर्गीकरण पर। हमारा जो वर्गीकरण है, शब्दों का वर्गीकरण है। शब्दों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया गया है। जो आज हम पढ़ रहे हैं वह उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देख रहे हैं। उत्पत्ति कहो या स्रोत कहो या इतिहास कहो, इनका मतलब एक ही है। जैसे आप देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी या देशज शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द। अब आप देखिए, तत्सम और तद्भव, इन दोनों की उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है। ठीक है। विदेशी शब्द है, इनकी उत्पत्ति संस्कृत परंपरा से न होकर विदेश परंपरा से हुई है, विदेशी परंपरा से हुई है। और जो शब्द न तो संस्कृत परंपरा से आ रहे हैं न विदेशी परंपरा से आ रहे हैं, वो शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। देशज या देशी शब्द हैं, उनके स्रोत का पता नहीं है, स्रोत ज्ञात नहीं है। तत्सम और तद्भव शब्दों का स्रोत संस्कृत है, देशी शब्दों का स्रोत ज्ञात नहीं है, और जो विदेशी शब्द हैं उनका स्रोत विदेशी भाषा है। समझ गए ना? स्रोत के आधार पर यह वर्गीकरण है, या यूं कहूं कि उत्पत्ति के आधार पर यह वर्गीकरण है। कुछ विद्वान उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण में 2 वर्ग और बना लेते हैं। एक का नाम देते हैं अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम शब्द।
पांचवा वर्ग बनाते हैं अर्ध तत्सम शब्द और छठा वर्ग बनाते हैं संकर शब्द। और कई विद्वान तो ऐसे हैं कि इस वर्ग को मान्यता नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि अर्ध तत्सम क्या होता है। जब आप अर्ध तत्सम की बात करोगे तो फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि 1/3 तत्सम या 1/4 तत्सम। तो सभी विद्वान इस वर्ग को मानते नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभाजन किया जाता है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। आज हम इस सेशन में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देशी और विदेशी शब्द हैं, उनकी चर्चा हम अगले सेशनों में करेंगे। तत्सम शब्द क्या है? देखिए आप, तत्सम शब्द बना कैसे है? तद और सम। तद का मतलब होता है उसके, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। कहने का मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं, तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव, तद और भव से बना है, मतलब उससे पैदा हुए या विकसित हुए। किससे पैदा हुए? संस्कृत से पैदा हुए। मतलब संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में तो नहीं चलते हैं बल्कि बदले रूप में चलते हैं, उसको कहते हैं तद्भव। संस्कृत के शब्द जो मूल रूप में चल रहे हैं वो तत्सम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तित होकर चल रहे हैं, संस्कृत के शब्द हिंदी में परिवर्तित होकर चल रहे हैं, वो कहलाते हैं तद्भव। अब आप देखिए, अग्नि तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। क्षेत्र संस्कृत का शब्द है। चंद्र संस्कृत का शब्द है। दुग्ध संस्कृत का शब्द है। अश्रु संस्कृत का शब्द है। अगर ये शब्द हिंदी में चल रहे हैं थोड़ा बिगड़ के, कैसे बिगड़ के? अग्नि है वो आग बन गया, क्षेत्र है वो खेत बन गया, चंद्र है वो चांद बन गया, दुग्ध है वो दूध बन गया, और अश्रु है वो आंसू बन गया। आग, खेत, चांद, दूध और आंसू ये तद्भव शब्द हैं, क्योंकि ये बदलाव के साथ चल रहे हैं। संस्कृत के शब्द हैं लेकिन बदले हुए रूप में हैं। तो आप समझ गए होंगे, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव मतलब उसके बिगड़े हुए रूप। ये तो होगी सामान्य परिभाषा। अब अगर प्रश्न परीक्षा में ऐसा आ जाए कि हिंदी में सबसे ज्यादा संख्या में कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशी शब्द है या विदेशी शब्द है? आप थोड़ा अनुमान लगाओ। तो इसका सही उत्तर है तद्भव शब्द। तद्भव शब्दों की संख्या हिंदी में ज्यादा है। हिंदी के सभी सर्वनाम तद्भव है। हिंदी की क्रियाएं प्राय सभी तद्भव है। विशेषण और अव्यय में भी तद्भव की प्रचुरता है। जो संज्ञा शब्द है उसमें तत्समता बढ़ रही है आजकल। तत्समता का जो समावेश हो रहा है वो अधिकतर किस में हो रहा है? संज्ञा शब्दों में और कुछ विशेषणों में भी। तो प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा शब्द हिंदी में कौन से हैं, तो उत्तर है तद्भव। हिंदी के एक बड़े भाषाविद हुए हैं भोलानाथ तिवारी। उन्होंने हिंदी भाषा नाम की पुस्तक में लिखा है कि तद्भव शब्द है हिंदी में लगभग 70% है। उन्होंने कोई शोध कार्य किया इसके ऊपर। 70% तद्भव है और 20% तत्सम है और 9% विदेशी शब्द है और 1% देशी शब्द है। ऐसा कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा कि 1% कौन से शब्द है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमें यह पता चल गया कि सबसे ज्यादा हिंदी में जो शब्द है वो है तद्भव और सबसे कम संख्या में हिंदी में शब्द है वो है देशी। ये बात हमको साफ जाहिर होती है इससे। तो ये बात होगी संख्या वाली बात। तत्सम है हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है। परीक्षा में तत्सम नाम से ही प्रश्न आएगा। लेकिन कुछ विद्वान हैं तत्सम को तद्रूप भी कहते हैं। तद्रूप
तद्रुप शब्द। तद्रुप शब्द तत्सम शब्द का ही दूसरा नाम है। तत्सम शब्द को संस्कृत शब्द भी कह सकते हैं। संस्कृत शब्द कहो, तत्सम शब्द कहो या तद्रूप कहो। तद्रूप का मतलब तद्रूप, उसके समान रूप, जिन शब्दों का उसके समान रूप हो, मतलब संस्कृत के समान रूप हो। बात साफ हो गई ना? तत्सम के ये नाम है। तद्भव, कुछ विद्वान इसको कहते हैं संस्कृत भव। संस्कृत भव शब्द तद्भव को या संस्कृत भव को, लेकिन लोकप्रिय है तद्भव। मेरे कहने का मतलब यह है कि तत्सम और तद्भव शब्द काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। हमने जैसे पहले बात की कि भाई लगभग 70% के आसपास हिंदी में तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव शब्दों का हिंदी का मेरुदंड कहा जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि किन शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा जाता है? मेरुदंड का मतलब मुख्य आधार तद्भव शब्द है। तो हिंदी का मेरुदंड कौन है? तद्भव शब्द। देखिए आजकल कोई भरोसा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाएं काफी उच्च स्तर की हो चुकी हैं, तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। अभी तक तो ऐसे प्रश्न नहीं आए कि हिंदी का मेरुदंड कौन से शब्दों को कहा जाता है, लेकिन ये संभव है कि आने वाले समय में इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो हिंदी का मेरुदंड है या हिंदी का मूलधन है तद्भव शब्द। सुगमता और कठिनता का मैंने यहां लिखा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पता कैसे करें कि शब्द तत्सम है या तद्भव है। इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको इतना बता दूं कि जिन शब्दों का उच्चारण कठिनता महसूस हो, जिसके उच्चारण करने में आपको कठिनता महसूस हो, वे शब्द तत्सम होंगे, और जिसके उच्चारण में आपकी सुगमता हो, आपको मुख सुख हो, वो तद्भव होंगे। मुख सुख, जिसके बोलने में मुख सुख हो, मुख को सुख हो, वो तद्भव, और जिसको बोलने में थोड़ा आपको जोर करना पड़े, आपको थोड़ी कठिनाई आए, वो शब्द तत्सम। आप देख सकते हैं आग, अग्नि, अग्नि कितना जोर पड़ रहा है आपको? जोर पड़ रहा है, अग्नि तत्सम शब्द है। और आग सुगमता से बोल रहे हैं, खेत सुगमता से बोल रहे हैं, लेकिन इसी खेत को आप बोलेंगे क्षेत्र, क्षेत्र कितनी कठिनता है। चांद और चंद्र, दुग्ध कितना जोर पड़ रहा है, दूध, अश्रु आंसू। ये अनुभव करने की चीज है। आप इससे भी पता कर सकते हैं कि तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। हालांकि इसके ऊपर हम एक वीडियो लेकर जरूर आएंगे और उसमें आपकी समस्या का समाधान करेंगे कि तत्सम शब्द को कैसे पहचाने और तद्भव शब्द को कैसे पहचाने। लेकिन जो मूल मंत्र है वो यही है। देखिए मित्रों, हमने जो अभी तक पढ़ा है, कुछ अभ्यास कार्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शब्द किसे कहते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह, एक या एक से अधिक वर्ण समूह, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को सार्थक वर्ण समूह, हमने कहा सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। नहीं तो अगर कोई वर्ण समूह है, मन से लिख दो आप, क ल ट च र, ये लिख दो, कलटचर, कलटचर कोई शब्द है नहीं। अब सार्थक वर्ण समूह होना चाहिए। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। लिखित रूप वर्ण होता है और उच्चरित रूप ध्वनि होता है। अगर यहां पर होता कि एक या एक से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को, तो ये भी उत्तर सही होता, लेकिन सार्थक शब्द लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है सार्थक वर्ण समूह को ध्वनि शब्द कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम आ रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। आरटेट में आया हुआ है लेवल 2 में 2011 में। लिपि नहीं, पद कहते हैं। ये बात हमने की ना, जब शब्द है वाक्य में चलने लग जाता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो इसका उत्तर पद है। उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? देखिए, उद्भव शब्द लिखा हुआ है। हमने बात की है उत्पत्ति की, हमने बात की है स्रोत की, हमने बात की है इतिहास की, और यहां पर एक नया शब्द आया उद्भव। उद्भव का मतलब ही उत्पत्ति होता है। उद्भव कहो या उद्गम कहो,
या जन्म को हो, एक ही बात है। कभी आ जाए कि जन्म के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, या शब्द तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, क्या जन्म के आधार पर भेद है? तो बिल्कुल जन्म के आधार पर ही है। तो उद्भव का मतलब उत्पत्ति से मतलब है। कौन सा शब्द भेद नहीं है? ये आया है 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में, आया 2013 में। तत्सम बिल्कुल है। रूढ़ नहीं है, तो उत्तर सही क्या होगा? रूढ़। तद्भव है और विदेशी है, तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तत्सम शब्दों का, तत्सम उसके समान मतलब संस्कृत, तो सही उत्तर क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत के शब्द, परिवर्तन नहीं मतलब तत्सम। तद्भव तो परिवर्तन वाले होते हैं, लेकिन बिना परिवर्तन वाले होते हैं वो होते हैं तत्सम। तो मित्रों, आज हम इतना ही ले रहे हैं, और अगले सेशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे और एक रोचक वीडियो लेकर आएंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें, और तत्सम से जब तद्भव बनता है कोई शब्द तो कैसे बनता है, उसमें क्या ध्वन्यात्मक बदलाव आते हैं, उस सब की बात हम करेंगे। लेकिन एक बात जाते जाते मैं आपसे करना चाहता हूं कि अभी आपने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े हैं, लेकिन दिमाग में ये बात कभी मत रखना कि हर तत्सम का तद्भव होता है। हर तत्सम का तद्भव हो ये जरूरी नहीं है। धन्यवाद।